हेलो बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 मोशन इन ए प्लेन। अब मोशन इन प्लेन स्टार्ट करने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के अंदर है वेक्टर। बेटा ये जो वेक्टर है इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर आवर फिजिक्स। अपने फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट, मैं कहूँगा ये फिजिक्स की बैकबोन है कि अगर मैं फिजिक्स को समझना है तो हमें वेक्टर्स के बारे में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना बच्चों कि हमें वेक्टर्स को अच्छी तरह से समझना है, अपने पास फिजिक्स को अच्छी तरह से समझने के लिए, स्टडी करने के लिए। अभी हमने क्या है, इनमें फर्क क्या बेसिकली देखो, हमने 10th क्लास तक सिंपल अलजेब्रा पढ़ा है। अलजेब्रा मींस अगर मैं आपको कोई दो टर्म्स दूं, उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे फिजिक्स में आके उस टर्म के अंदर हम डायरेक्ट अलजेब्रा नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे यूज करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। यहाँ हम यूज करेंगे वेक्टर अलजेब्रा। जैसे मैं आपको बोलूं कि अपने पास दो टर्म है, एक 7 है और एक 3 है। दो टर्म अपने पास यहाँ पे गिवन है। दो टर्म में से मैं आपको क्या दोनों को ऐड करूँ या मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट करता हूँ। ऐड करूँ तो 10 और सबट्रैक्ट करूँ तो हो सकता है मेरे पास क्या हो जाए 4। दो ही वैल्यू हो सकती है, एडिशन या सबट्रैक्शन में डायरेक्ट। बट अगर मैं वेक्टर की बात करूँ तो मैं इन दोनों का वेक्टर लूंगा तो इन दोनों वैल्यू 10 और 4 तो हो ही सकती है, बट 10 और 4 के बीच में भी लाई कर सकती है। ये भी हम पढ़ेंगे इसके अंदर ये कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज वेक्टर से। हम स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटीज है, दे एनी फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, उसको हमने क्या बोला था, स्केलर। याद कीजिए जब हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी तो हमारे पास बेसिकली दो तरह की क्वांटिटीज होती है, आइदर स्केलर और वेक्टर। क्या उसमें दो तरह की बस क्वांटिटीज होती थी, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती थी, which has only magnitude, which has only magnitude but no direction। जैसे इसके एग्जांपल से अपने पास एग्जांपल की मैं बात करूं कि स्पीड, अगर अपने को स्पीड दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, इट मींस कि अपने जो कोई भी व्हीकल है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है तो उसको डायरेक्शन का लेना देना नहीं। मैं आपको बोलूं उसमें डिस्टेंस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर को डायरेक्शन छोड़ना है, वो कहीं पे भी हो सकता है। टाइम, डिस्टेंस के बारे में बोलते उसमें टाइम, ये भी क्या अपने पास स्केलर क्वांटिटी। तो ये सारी क्या दिख रही है अपने पास स्केलर। या मैं बोलूं मास 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, ये सब क्या है स्केलर क्वांटिटी। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है, उसकी वैल्यू दे रखी है। बट जो सेकंड क्वांटिटी थी अपने पास वेक्टर क्वांटिटी, क्या थी, इट इज ए क्वांटिटी, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे मैं बोल दूं आपको कि 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, आपने क्या बताया, स्पीड बताई 20 मीटर पर सेकेंड, किसकी तरफ चल रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो आपने एक डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये क्या बताते हैं, वेलोसिटी। स्पीड को अगर मैं डायरेक्शन के साथ ले लूं तो क्या बताता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या अपने पास देखो, मैग्नीट्यूड है इसके अंदर, यस 20 मीटर पर सेकेंड की मैग्नीट्यूड से चल रहा है, किस डायरेक्शन चल रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो ये क्या बना अपने पास एक वेक्टर क्वांटिटी। एंड इतना ही नहीं है, अब मैं बोलूंगा डायरेक्शन के साथ एंड वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी व्हिच फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। क्या लिखूं मैं, व्हिच फॉलोज वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट नहीं होगा, वेक्टर की फॉर्म में वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा की वजह से उसके साथ ही हम उसको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करेंगे, जो आगे हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। एंड द क्वांटिटी व्हिच फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, जो किसको फॉलो करना चाहिए अपने पास, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। अब इसमें देखो एग्जांपल में बोल दे वेलोसिटी, और क्या एग्जांपल्स हैं मेरे पास,
ये हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाई, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट, कहीं पे भी लगाइए। डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो कहां से कहां इनिशियल से फाइनल जाना है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या अपने पास कुछ एग्जांपल्स रहेंगे किसके, वेक्टर क्वांटिटीज। चलो अब बात करते हैं इसके नोटेशन की, कि वेक्टर क्वांटिटीज को मैं नोटेशन कैसे दूंगा उसकी। नोटेशन मींस मैं बोलूं उसका सिंबल, अब मान लो अपने पास कोई एक वेक्टर गिवन है, या तो ये ए, ऐसा आपने बुक में अगर ये ए वर्ड डार्क करके लिखा है, डार्क करके लिखा है, या फिर इसके ऊपर एक एरो लगी हुई है इस तरह से, क्या लगी इसके ऊपर एक एरो लगी है इसके तरफ इस तरह से, तो ये किसका सिंबल है, वेक्टर का सिंबल। कोई भी एक वेक्टर या कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसके ऊपर एरो लगा हुआ है वो क्या बन जाएगा वेक्टर, या फिर ये इस ए को क्या करके इसके ऊपर डार्क कर देगा, ये अपने पास ये जो लेटर रहेगा ये क्या रहेगा, डार्क कर देगा। ठीक है बच्चों, तो चलो एक और इसमें थोड़ा देखते हैं कि नोटेशन से लेके जो हमारे पास कंफ्यूजन बनता है इसमें, कि मैं कहता हूं अपने पास फोर्स है 10 न्यूटन, मैं कह रहा हूं फोर्स अपने पास F = 10 न्यूटन अपने पास फोर्स है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको शो करने का क्या है, मैं एक एरो लगा दूं और इसे बताइए किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन क्या बता दी, इसमें बता दी ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये ईस्ट की तरफ डायरेक्शन और ये फोर्स होगी मेरे पास एस। किसी एक और ने दिए मेरे पास, वो बोला कि फोर्स है 10 न्यूटन वेस्ट की तरफ, 10 न्यूटन वेस्ट की तरफ, तो उसके लिए मैंने क्या बनाया, मैंने एरो बनाई किस तरफ, वेस्ट की तरफ, और यहाँ पे फोर्स लिख दूंगा, ये एफ लिख देता हूँ। अब ये एफ के ऊपर जो एरो लगेगी, इस टर्म एफ पे जो एरो लगेगी वो हमेशा इसी डायरेक्शन में, यानी इसकी एरो में इस तरफ कर दो। आप ये मत कर देना कभी भी कि ये बना दिया, नहीं, वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर वो हमेशा ऐसी डायरेक्शन रहेगी, राइट साइड में उसके अंदर एरो का होगा। हाँ, जो वेक्टर जरा ऊपर चलेगा, आपको मान लो एक जो मेरे पास एक ये लाइन मिली है और एक आपको ये लाइन मिली, दोनों ही फोर्स वेक्टर को शो कर रही है, दोनों लाइंस किसको शो कर, फोर्स वेक्टर को, दोनों की डायरेक्शन दिखा रखी है लेफ्ट टू राइट है, बट जो स्मॉल लाइन है, छोटी लाइन है, इसमें इसका मैग्नीट्यूड कम है, मैं इसको ये है 5 न्यूटन और ये वाली कितनी है 10 न्यूटन, तो जो लाइन छोटी बड़ी मिलेगी उसका मतलब समझ जाना कि उसका मैग्नीट्यूड कम ज्यादा है और एरो किस तरफ दिखा रहा है, उसकी डायरेक्शन। तो ठीक है बच्चों, इसका सिंबल पता चल गया, कोई भी एक अपने पास लेटर उसके ऊपर अगर हमने एरो लगा दी तो वो हो जाएगा वेक्टर बन जाएगा, वो क्या है वेक्टर, पर्टिकुलर वेक्टर। अब बात करते हैं एंगल की, कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसा है। मान लेता हूं मेरे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है ये बी, अपने पास दो वेक्टर है, अब इन दोनों के बीच में एंगल है, तो एंगल हमें क्या लेना है, 90 किलोमीटर, और दूसरा याद रखना हमें इन दोनों के बीच में जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो लेना है। जैसे देखो मैं यहां से बी से ए के बीच में चलूं, ये बी से ये एंगल बन रहा है और एक एंगल बन रहा है ये वाला, तो इन दोनों में कौन सा एंगल है, एक तो ये वाला है और एक ये, दोनों 90 किलोमीटर चला, जो एंगल छोटा होगा दोनों में, छोटा कौन सा है, ए और बी के बीच में ये वाला एंगल छोटा है, तो हम इसे हम क्या लेंगे, एंगल वेक्टर के लिए एंगल बोलूं या अपने पास पर एंगल फॉर वेक्टर। अब चलो इसमें हमें कंफ्यूजन हो सकती है, बात सामने वाला क्या कहता है, अपने पास एक तो कह दिया मेरे पास वेक्टर ये है ए वेक्टर और एक वेक्टर दे दिया उसने इस तरह से बी वेक्टर। अब एंगल के लिए ध्यान रखना है कि दोनों वेक्टर्स एक पॉइंट से ओरिजिन से बाहर की तरफ निकलने चाहिए। एंगल जब बन हुआ तो दोनों वेक्टर्स एक पॉइंट से जहां से कनेक्ट हुए उससे दोनों तरफ बाहर की तरफ जाने चाहिए, और ये बोलते थे जो है ये क्या है, हेड, और इसको बोलते थे टेल, एरो को बोलते हैं हेड या इसको टेल, इसको इनिशियल या इसको फाइनल बोल सकता हूं, या अदरवाइज हम एरो जो होता है सिंबल उसका ये वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल, ये सिंबल रहता है इसका, एरो को किस तरह से हेड किधर है और टेल किधर है, तो इन दोनों के जो टेल है वो आपस में कनेक्ट रहने चाहिए, एंगल निकालने के लिए दो वेक्टर्स की टेल आपस में कनेक्ट। अब यहां पे देखिए, यहां पे दोनों के टेल कनेक्ट ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, इस वेक्टर को थोड़ा आगे की तरफ फॉरवर्ड करूं तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, यही पर, अब फिर दोनों कनेक्ट हो गए ना, तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल होगा कितना, ये होगा वेक्टर एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच में एंगल। अब ऐसा कुछ भी जिस तरह सामने वाला,
कि अपने पास एक वेक्टर ये है ए और दूसरा वेक्टर दे रखा है उसने ये बी वेक्टर है। अब फिर इन दोनों में टेल कनेक्ट करना पहले तो क्या करूंगा, इसको आगे की तरफ ये इसकी डायरेक्शन में जाएगी। अब इसमें एंगल कौन सा देखो, देखो एक एंगल ये भी बन रहा है, ये जो छोटा एंगल बनेगा वो कौन सा, ये वाला। ठीक है भैया, ठीक। दिस इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स। तो ये तो था कुछ वेक्टर की डेफिनेशन बोल दें, उसके सिंबल का बता दें और उसके एंगल का क्या है, ये वेक्टर्स की बात होता है। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, कि वो वेक्टर की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। चलिए हम बात करेंगे इसमें प्रॉपर्टीज की। एंगल हो चुका है, अब बात करते हैं थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है, इफ वी हैव ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, अगर मैं इस वेक्टर को इसी के पैरेलल में शिफ्ट कर दूं, मैं इस वेक्टर को इसके पैरेलल में मैंने शिफ्ट कर दिया यहां पे, देन देयर इज नो चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मीनिंग समझिए बेटा, थोड़ी देर पहले हमने बताया था एंगल, मैं उसकी एरो ऊपर ले गया, तो यहाँ पे अगर मैं एक वेक्टर को शिफ्ट कर दूं पैरेलली, उसी को उसके खुद के सेल्फ में पैरेलली शिफ्ट कर दें, तो उसके अंदर ना तो कोई मैग्नीट्यूड में चेंज होगा ना ही कोई डायरेक्शन में। तो इसमें हम लिखेंगे व्हेन ए वेक्टर शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ देन देयर इज नो चेंज इन magnitude and direction. Then there is no change in magnitude and direction. Clear हो चुका first property. Second property, अगर अपने पास कोई एक वेक्टर है तो मेरे पास ये वेक्टर ए वेक्टर लेते हैं। अब अगर मैं इस वेक्टर को रोटेट करता हूं बाय 2 पाई या फिर 360 डिग्री, 2 पाई मींस 360 डिग्री, अगर मैं इस वेक्टर को रोटेट करता हूं 360 डिग्री, तो भी इसके अंदर ना तो मैग्नीट्यूड में चेंज होगा ना ही कोई डायरेक्शन चेंज, ये सेम वेक्टर रहेगा। देखो कैसे, जब मैं इसको 360 डिग्री रोटेट करूं यहां से, ये लो, ये कितना बन गया 360 डिग्री, तो 360 डिग्री आने के बाद वापस वही तो वेक्टर आ गया कि अगर किसी वेक्टर को हम 360 डिग्री रोटेट करें तो देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसके अंदर में क्या होगा, नो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोई भी चेंज नहीं होगा। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर मैं किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन विद रियल नंबर। तो नेक्स्ट ले लेते हैं अपने पास थर्ड वन, मल्टीप्लिकेशन विद रियल नंबर। अगर मैं रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं किसी भी वेक्टर को तो क्या होगा, अब मान लो अपने पास कोई भी एक वेक्टर है, इसमें मैं बोल देता हूं अपने पास एक वेक्टर है, सेम वही ए वेक्टर, मैंने इसको n से n एक क्या है अपने पास रियल नंबर, मैंने इसको प्लस n से मल्टीप्लाई किया, तो ये वेक्टर कैसा बन जाएगा, n a वेक्टर, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स बढ़ जाएगा, डायरेक्शन के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैंने प्लस n से मल्टीप्लाई किया ना, n एक रियल नंबर है, तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस बाय n टाइम्स, इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं इसको अगर माइनस n से मल्टीप्लाई कर दूं, वेक्टर मेरे पास यही, वेक्टर मेरे पास यही, अगर इसको मैं माइनस n से मल्टीप्लाई कर
गया तो डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड तो बढ़ा ही बढ़ा प्लस क्या होगा डायरेक्शन चेंजेस मींस अपोजिट होगी। पहले अगर राइट साइड में थी तो अब उसकी डायरेक्शन क्या आ गई लेफ्ट साइड के अंदर आ चुकी है। नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। अगर मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी स्केलर के साथ तो क्या वैल्यू होगी, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। अब मान लो मेरे पास मास है m, एक्सेलरेशन है दे रखा है a, वेक्टर है। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं मास इनटू एक्सेलरेशन ये ma तो क्या बन जाएगा फोर्स। अगर किसी स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास एक थर्ड क्वांटिटी आएगी, उस क्वांटिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो अपने पास एक्सेलरेशन जो वेक्टर होगा उस क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन जिसमें किया है उस वेक्टर की इस a की जो डायरेक्शन होगी डायरेक्शन किसकी होगी फोर्स की होगी। तो ये था कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी वेक्टर की। तो वेक्टर में अगर कुछ चेंज किया जाए तो उसमें क्या चेंज आते हैं। अब इसके बाद पढ़े कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वेक्टर्स की। मैं बोलूंगा सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर। Important definitions of vector। अब सबसे पहले आते हैं इसमें फर्स्ट लेते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, अब नाम से पता वेक्टर्स इट मींस इक्वल करना है दो वेक्टर्स, मोर देन वन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या हो सेम। एक वेक्टर ये वाला a और एक वेक्टर ये वाला b, बोथ आर इक्वल वेक्टर्स बिकॉज व्हाई कि बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। कोई भी दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होता है तो क्या होंगे इक्वल वेक्टर्स। सेकंड एक आता है अपने पास, इसके अंदर सेकंड अगर हम पढ़ते हैं तो वो अपने पास नेगेटिव वेक्टर्स। सेकंड वन नेगेटिव वेक्टर्स, नाम से पता चला नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब क्या है कि दोज वेक्टर्स व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे ये दोनों वेक्टर्स को मैं बोल दूं कि ये a है और ये b है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम। द वेक्टर्स व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में इसके अंदर कितनी होगी, अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो कितना कि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। अगर ये अपने पास राइट साइड में ये लेफ्ट की तरफ है। चलो एक केस बताओ इसके अंदर, एक मेरा वेक्टर ये है a और ये मेरा वेक्टर b, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तो क्या एक वेक्टर सम नहीं दिख रहा है, दोनों डायरेक्शन सेम। क्या दोनों नेगेटिव वेक्टर्स हैं, नहीं, दोनों के नेगेटिव वेक्टर्स भी नहीं होंगे क्योंकि दोनों डायरेक्शन अपोजिट भी नहीं है। तो नेगेटिव वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शंस। चलिए उसके बाद आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर, नल वेक्टर इसके अंदर जो नल वेक्टर इसमें क्या होता है बच्चों में थोड़ा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि नल वेक्टर, नल का मतलब हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है जीरो, तो हम कह सकते हैं नल वेक्टर वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो जीरो है। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका जीरो, क्या लिखें जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगी कोई भी डायरेक्शन इंडेफिनिट, या फिर मैं बोल दूं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मींस कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, मैग्नीट्यूड क्या होगा जीरो। अब आप बताओ ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन आर्बिट्रेरी जीरो मैग्नीट्यूड। तो इसका एग्जांपल देखिए बच्चों,
ऑफ पार्टिकल, एनी पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल एट रेस्ट। रेस्ट की बात आ गई तो मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो। मैं बोल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट रेस्ट, किसी को वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, बट बात कम कर रहा हूँ रेस्ट की, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जीरो और डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। अब डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे रेस्ट पे करा कोई पार्टिकल को किसी भी डायरेक्शन में चलेगा उसका डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन जब रेस्ट पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो, मैग्नीट्यूड कितना है जीरो, बट डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं नल वेक्टर के, कि मींस डिस्प्लेसमेंट एट रेस्ट या फिर मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल एट रेस्ट की बात करते हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। अब ये वेक्टर्स मैं बोलूं दीज आर द वेक्टर्स विच आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये वो वेक्टर्स होंगे जो या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल। तो क्या लिखूंगा इसमें, पैरेलल और एंटी पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब पैरेलल एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, यानी कि उसके बीच का जो एंगल है थीटा या तो 0 डिग्री हो और 180 डिग्री, दो केस हो सकते हैं 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर किसी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर मींस बोल दो सेम लाइन, सेम लाइन। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। अभी देखो तीन वेक्टर है अलग अलग है, तीनों क्या है एक ही डायरेक्शन में, यानी कि बीच का एंगल कितना है जीरो। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा मैं, इक्वल की बात नहीं कर रहा। अब बात करें सिर्फ कोलिनियर, कोलिनियर में सेम लाइन में जो लाई करते हैं तो तीनों तीनों सेम लाइन में, क्योंकि एंगल जीरो। अब मैं इसको चेंज करूं, एक वेक्टर ये एक और थर्ड में मेरे पास ये तीन वेक्टर, ये तीनों भी क्या है अपने पास कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। अब देखो क्या कोलिनियर वेक्टर और मैं इक्वल वेक्टर्स को आपस में कंपेयर कर सकता हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि कोलिनियर वेक्टर मेरे इक्वल वेक्टर्स हो सकते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है भाई। कोलिनियर वेक्टर का मतलब है सेम लाइन में हो, सेम लाइन में हो, बट जरूरी नहीं है कि सभी का मैग्नीट्यूड सेम है, जरूरी नहीं है कि सबका मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि ऑल द इक्वल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर, सारे के सारे इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर। डन। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि सभी कोलिनियर वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होंगे, क्यों, क्योंकि दिख रहा है इनमें मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास इसके अंदर आएगा कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कोप्लेनर वेक्टर। फिफ्थ वन कोप्लेनर, कोप्लेनर all the vectors which lie in same plane, all the vectors which are lie in same plane, जो सारे वेक्टर्स ये तो थे एक लाइन में लाई थे, ये जो वेक्टर्स वो होंगे जो एक ही प्लेन में लाई थे। जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास xy प्लेन है, ये x और ये y, xy प्लेन में जितने भी वेक्टर्स हैं ये वाला, ये देखो कितने वेक्टर्स हैं यहाँ पे, चार वेक्टर्स, चारों के चारों सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, हम उनको क्या बोल सकते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। यानी कि क्या है इसके अंदर, सेम प्लेन, सेम प्लेन। और कोई एग्जांपल इसका, फुटबॉल प्लेयर्स, हमने देखा फुटबॉल प्लेयर्स जितने भी हैं वो सब रैंडम डायरेक्शन में भाग रहे थे, सबकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, कोई इस साइड में कोई इस डायरेक्शन में, कोई स्पीड, उसका मैग्नीट्यूड भी अलग रहता है और उनकी डायरेक्शन भी अलग रहती है, बट सबके सब किसमें रहते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं, सबके सब फुटबॉल ग्राउंड में रहते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं। तो मैं उन सबको क्या बोल सकता हूँ, कोप्लेनर वेक्टर। अब बताओ जब कोप्लेनर वेक्टर कोलिनियर हो सकते हैं क्या? नहीं, जरूरी नहीं है कि सबकी जो डायरेक्शन है वो आइदर 0 डिग्री का बने या 180 सेम बने या अपोजिट बने, नहीं है, बट हाँ ये कोलिनियर वेक्टर और कोप्लेनर होंगे। ऑल द कोलिनियर वेक्टर्स आर कोप्लेनर, बट ऑल द कोप्लेनर वेक्टर्स मे नॉट बी कोलिनियर। जरूरी नहीं कि वो सारे सारे कोलिनियर हो सकते हैं। कि अगर मैं बोल दूं कि अपने सारे प्लेयर्स को एक साइड खड़ा करूं एक लाइन में और बोल दूं आपको दूसरे एंड की तरफ जाना है, तो सारे एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मैं स्पीड अलग अलग हो सकती है, तो क्या हो सकते हैं, कोलिनियर हो सकते हैं। बट फुटबॉल ग्राउंड में ऐसा नहीं,
इसका मतलब कॉन्करेंट मींस सारे वेक्टर्स का ओरिजिन एक ही होना चाहिए, सब के सब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास एक ओरिजिन है, यहाँ से एक वेक्टर ये निकला, एक वेक्टर ये निकल रहा है। ये सारे वेक्टर्स कहाँ से निकले? एक ही पॉइंट से, किससे? इस O पॉइंट से। कॉन्करेंट या कोइनिशियल मींस ऑल द वेक्टर्स स्टार्ट्स फ्रॉम ए कॉमन ओरिजिन या फिर फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। सब के सब एक सिंगल पॉइंट से स्टार्ट होंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? उनको बोलते हैं कोलिनियर या कॉन्करेंट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है, वेक्टर आता है, वो होता है बेटा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा अपने पास हर जगह, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों। यूनिट वेक्टर नाम से समझ लो, यूनिट मींस एक यूनिट, एक सिंगल। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो और उसकी डायरेक्शन अलोंग द गिवन वेक्टर है, तो ये क्या होगा? इसका यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अलोंग गिवन वेक्टर। अब इसका मीनिंग क्या समझो। अब मान लो मैं आपको लिखता हूँ, वेलोसिटी लिखते हैं v, मैं लिखता हूँ कि 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, या फिर मैं लिखता हूँ टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो मुझे हर बार ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि वेलोसिटी क्या है मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। हाँ, इसमें मैं एक चेंज कर सकता हूँ कि मैं इसको इस एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन को मेंशन कर दूं, मैं सिर्फ डायरेक्शन को मेंशन करूं, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं करना। फिर बार बार ऐसे लिखने के बजाय मैं यहाँ पे v = 20 मीटर पर सेकेंड आई कैप, ये एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। ये एक यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करेगा, बट इसकी डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस। ये आई कैप ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है सिर्फ डायरेक्शन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। यानी कि अगर ये लाइन लिखी है 20 मीटर पर सेकेंड इनटू आई कैप, इट मींस समझ आ रहा है जो 20 मीटर पर सेकेंड ये किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? ये अपने पास एक्स डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, तो ये यूनिट वेक्टर जो है इसको शो करने का सिंबल है कि मैं कोई भी अपने पास आई जे के लिखूं या फिर कोई लेटर उसके ऊपर कैप बना दूं, उसके ऊपर क्या बना दें हम? कैप बना दें। तो अब इसका मैग्नीट्यूड पूछूं आपसे, देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू, तो कितना है इसका? 20 मीटर पर सेकेंड इसका है, तो इसका क्या है? 1। तो 20 × 1 क्या बचा? 20। तो वेलोसिटी अब टू अपोजिट एक्स एक्सिस में अगर डायरेक्शन हो, ये तो एक्स में इधर चला, अगर अपोजिट टू एक्स एक्सिस तो माइनस आई, क्या लिखेंगे? माइनस आई। तो यहाँ पे मेरे पास v = बनेगा -20 मीटर पर सेकेंड आई। इसका मैग्नीट्यूड बताइए, इसका मैग्नीट्यूड होगा 20 और -1। तो 20 ये मोड होता है, इसको होता है मोड, यानी कि उसके अंदर क्या हमेशा ये मोड के अंदर जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, प्लस हो या माइनस, हमेशा पॉजिटिव। तो ये -1 प्लस हो जाएगा, ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? ये देखिए मैग्नीट्यूड अभी कितना रहा? 20, यानी कि वेलोसिटी दोनों बार कितनी है? 20 ही है, इधर चले या इधर चले। तो आई का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करना है, सिर्फ और सिर्फ किसको शो करना है? डायरेक्शन को शो करना है। अब इसका अपने पास एक्चुअल में होता क्या है? जो अपने पास यूनिट वेक्टर है, मैं आपसे कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए किसी ए वेक्टर का वो होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ऊपर वो वेक्टर एज इट इज लिखो और नीचे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो। ऊपर वेक्टर, नीचे उसका मैग्नीट्यूड। क्या लिखेंगे? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपसे पूछूं, यहाँ पे बताओ जरा मेरे पास इस वाले के अंदर इसका मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है, इसकी वैल्यू। तो ऊपर क्या लिखूं? वेक्टर, ये वाला वेक्टर, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखना जरा, ऊपर
ऊपर अपना स्क्वायर था 20 आई कैप और नीचे था मैग्नीट्यूड 20, तो 20 से 20 कैंसिल, तो बचा क्या आई कैप, ये तो था यूनिट वेक्टर क्या आई कैप। ये मैग्नीट्यूड कोई फर्क नहीं कर रहा, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि वो अपने वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। अब इसके बाद कुछ टर्म्स आते हैं इसी के अंदर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, यानी कि ऑर्थोगोनल मींस जो परपेंडिकुलर है दूसरे, क्या हो जो परपेंडिकुलर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये इसी के अंदर कंसीडर करते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल मींस होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमने x y और z तीन एक्सिस लिखते हैं, ये x है, इधर y और ये z एक्सिस, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री होती है। तो जो अपने पास वेक्टर्स हैं x की डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है वो होता है i यूनिट वेक्टर, y में होता है वो होता है j यूनिट वेक्टर, और z की तरफ जो होता है k यूनिट वेक्टर। तो याद रखना बच्चों अपने पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन कौन से, i कैप, j कैप एंड k कैप। i कैप वो है कौन सा है जो x एक्सिस में हो, j y एक्सिस की तरफ हो और k z एक्सिस की तरफ हो। इन तीनों क्या होते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब इसमें दो पॉइंट्स आते हैं, एक होता है पोजीशन वेक्टर, एक आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा ये टर्म अपने पास। तो इसमें नेक्स्ट अपने पास मैं लिख रहा हूं 8 पे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर यानी कि ये वो वेक्टर है जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसकी पोजीशन क्या है। अब मान लेते हैं अपने पास x एक्सिस और y एक्सिस है और मेरे पास कोई भी पॉइंट p है वो यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा, ये है ओरिजिन। तो जो पोजीशन वेक्टर है वो हमेशा ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ रहेगा। हमें इस p पॉइंट की पोजीशन बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बतानी है, और हमेशा ओरिजिन से उसी पॉइंट की तरफ रहेंगे, हमें इसकी तरफ नहीं लिखेंगे। तो पोजीशन वेक्टर होगा अपने पास ये वाला, एरो लगाएंगे जिस p पॉइंट की हमें पोजीशन निकालनी है। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा OP, क्या बना OP। मैं मान लेता हूँ ये जो p है इसकी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x y एंड z, इसके कोऑर्डिनेट्स x y z। तो OP वेक्टर क्या होगा x i यूनिट वेक्टर, x किसके एक्सिस के साथ कौन डायरेक्शन था i, y के साथ कौन डायरेक्शन था j प्लस z k यूनिट। तो यानी कि ये अपने पास OP जो वेक्टर बना, OP मैंने P और नहीं लिखा क्योंकि हम जानते हैं O से P की तरफ जा रहे हैं, O से P की तरफ। तो x एक्सिस में क्या है उसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है i यूनिट, y की कौन बता रहा है j, और z की कौन बता रहा है k। तो इसकी पोजीशन अपने पास मिल चुकी है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब मैं इसका निकालता हूं मैग्नीट्यूड, मान लेते हैं मैग्नीट्यूड OP का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में क्या करें, जो i का जो अपने पास साथ में कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस जो y j के साथ वाले कंपोनेंट स्क्वायर प्लस k के साथ वाला, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और अंडर रूट, ये होता है मैग्नीट्यूड। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, ये तो पोजीशन वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड। जनरली हम पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं r से, r वेक्टर, और ये क्या बना r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या बनेगा r वेक्टर, कहां से कहां o से p की तरफ, p से o की तरफ नहीं, o से p, o ओरिजिन है, पॉइंट p निकालना। एक टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है कि मेरे पास पोजीशन है वो डिस्प्लेस हुआ है एक पॉइंट से दूसरे पोजीशन पे, कि मान लीजिए मेरे पास x y प्लेन में है, x y z तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, एक पॉइंट था p, एक पॉइंट है q। ये पार्टिकल p से q पे पहुंचा है, p के कोऑर्डिनेट्स मैं ले लेता हूं x1 y1 एंड z1, और q के कोऑर्डिनेट्स ले तो x2 y2 एंड z2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। तो ये ओरिजिन से जो ये है इसका जो पोजीशन वेक्टर है अपने पास, ये ले लिया हमने r1,
इसका वेक्टर लिया अपने पास पोजीशन वेक्टर r2 और हमें निकालना है पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर p2q। p से q पे जो डिस्प्लेस हुआ है हमें उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है pq का। तो pq क्या होगा अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे कौन बना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर pq r द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर p से q की तरफ डिस्प्लेस हुए उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस pq की वैल्यू क्या होगी अपने पास यहाँ पे pq वेक्टर की वैल्यू होगी x2 x1 i कैप प्लस y2 y1 j कैप प्लस z2 z1 k कैप। ये किसकी वैल्यू है अपने पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू है। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो x2 x1 स्क्वायर प्लस y2 y1 स्क्वायर प्लस z2 z1 स्क्वायर का होल अंडर रूट सेम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू निकालनी हो कहां से कहां निकाल रहे हैं और कैसे ये वैल्यू निकले। तो ये था अपने पास कुछ वेक्टर। अभी हम इसमें करेंगे आगे अलजेब्रा। वेक्टर में अलजेब्रा हम यूज करेंगे किस तरह से